साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचर पब्लिकेशन के द्वारा आर्थिकी 2023-24 नाम से जो मैगजीन प्रकाशित की गई है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज की वीडियो में जो इसका सेक्शन प्रमुख योजनाओं वाला है, उस सेक्शन को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहली योजना है इसमें स्टैंड अप इंडिया योजना। इस योजना में 7 वर्ष पूरे हुए हैं, मतलब इस योजना के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं 5 अप्रैल 2023 को। यह योजना कब प्रारंभ हुई थी? 5 अप्रैल 2016 को यह योजना महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। इस योजना का विस्तार जो है अब 2025 तक कर दिया गया है तथा 21 मार्च 2023 तक इस योजना के तहत ये खाते कितने, पैसे कितने, ये आंकड़े आपको याद करने की जरूरत नहीं, सो छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के बारे में। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना को संचालित किए जाने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है 25 नवंबर 2022 को। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित की जाएगी। योजना के अंतर्गत सरकार सामान्य पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% जो है 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। ठीक है, सामान्य पावर लूम बुनकरों को, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति अर्थात SC ST के पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। सामान्य अवस्था में सामान्य जो पावर लूम बुनकर है उनके लिए 50% और जो SC ST के जो पावर लूम बुनकर है उनके लिए 75% अनुदान दिया जाएगा। आगे बात करते हैं मिशन लाइफ। यह है पर्यावरण के लिए जीवन शैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में केवड़िया के एकता नगर में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में इस मिशन को लॉन्च किया गया 20 अक्टूबर 2022 को। यह मिशन पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित है। इस मिशन की अवधि 5 वर्ष से 2022 से लेकर 2027 तक है। आगे चलते हैं। अगला है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, जिसे शॉर्ट में लोग PM डिवाइन कह सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2022-23 से लेकर के 25-26 तक 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के जो शेष 4 वर्ष हैं, उन शेष 4 वर्षों के लिए इस नई योजना को मंजूरी दी गई 12 अक्टूबर 2022 को। अगला है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री, ये शॉर्ट में आप PM श्री कहेंगे। तो शिक्षक दिवस कब होता है? 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई 5 सितंबर 2022 को। इस योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। तो ये आंकड़ा याद रखिए कि 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन। अगला है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय लोगों के एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने हेतु यह योजना अगस्त 2022 में लागू की गई। यह योजना वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए लागू की जाएगी। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यह शॉर्ट में PM किसान कहते हैं। इस योजना की औपचारिक शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वारा 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गई थी। औपचारिक शुरुआत जो होती है वो 24 फरवरी 2019 को होती है उत्तर प्रदेश गोरखपुर, जबकि इसको यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू कर दी गई थी। जो इसका लाभ देना था वो 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ कर दिया गया था। तो योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि से देय है। इसका उद्देश्य है इस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्षता 4-4 माह की 3 किस्तों में, साल भर में 3 किस्तें 4-4 माह पे, और प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये के रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं। ध्यातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना हेतु 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन योजना। 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास का उपयोग करके एकीकृत बायो एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन क्या है, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना को मंजूरी प्रदान की गई है 28 फरवरी 2019 को। इसका जो वित्तीय प्रावधान है, तो देखिए
इसमें जीवन योजना हेतु वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि के लिए के दौरान कुल 1,969.5 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन स्तर पर दूसरी पीढ़ी की 10 एथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगला है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा के जो द्वितीय कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। किसानों को इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित है। इसके बाद 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र सरकार जो है पेंशन की निधि में जमा कराएगी। जल जीवन मिशन। तो इसका प्रारंभ 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति, हर घर जल सुनिश्चित करना है। 25 जनवरी 2023 तक कुल 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। और वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए इस मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आगे बात करते हैं अटल भाषांतर योजना के बारे में। तो इसका प्रारंभ विदेश मंत्रालय द्वारा, ध्यान रखिए कौन सा मंत्रालय प्रारंभ किया है, विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय द्वारा भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने हेतु अटल भाषांतर योजना का शुभारंभ दिसंबर 2018 में किया गया था। इसका प्रावधान क्या है? योजना के तहत भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करके हिंदी भाषा से अरबी, चीनी, फ्रेंच, जापानी, रूसियम, स्पेनिश में और बुलियमता मतलब उसका अनुवाद भाषांतरण हेतु विशिष्ट दुभाषियों का एक समूह तैयार करना। अगला है निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018। तो निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018 को वित्त मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था। इसकी पात्रता क्या है? तो इसके लिए पात्रता में पहला है भारत का नागरिक, भारत में निगमित कोई प्रतिष्ठान तथा भारतीय व्यक्तियों का संघ निर्वाचन बॉन्ड खरीदने के पात्र होंगे। निर्वाचन बॉन्ड को भुनाने हेतु वही राजनीतिक दल पात्र होंगे जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत पंजीकृत हों तथा जिन्हें लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल डाले गए मतों का कम से कम 1% मत प्राप्त हुआ हो। प्रावधान क्या है? निर्वाचन बॉन्ड जो है वो 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किए जाते हैं, कुल 5 वर्ग में। इन बॉन्डों की वैधता उनके निर्गमन की तारीख से 15 दिन तक होती है। यदि इस अवधि में इन्हें नहीं भुनाया जाता है तो यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दी जाती है। बॉन्ड पर लेनदार और देनदार का नामोल्लेख नहीं होता, जिससे दोनों की गोपनीयता बनी रहती है। भारतीय स्टेट बैंक को ये जो निर्वाचन बॉन्ड है इनको खरीदने और इनको भुनाने का दायित्व जो है SBI के पास में है। आगे चलते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में। तो मई 2017 में केंद्र प्रायोजित संपदा, जिसका फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर को मंजूरी प्रदान की गई, जिसका 26 मई 2017 को पुनर्नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना कर देगा और फिर बाद में यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में जानी जाने लगी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणामस्वरूप खेत से लेकर के खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। इससे देश के न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को तीव्र गति प्राप्त होगी, बल्कि यह किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने तथा किसानों की आय दुगना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए भारी अवसरों का सृजन करने, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने, प्रसंस्करण तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के स्तर को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस योजना के अंतर्गत निम्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाएगा, जैसे मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन और विस्तार, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजों का सृजन, खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना तथा मानव संसाधन एवं संस्थान। ध्यातव्य है कि बजट 2023-24 में इस योजना हेतु 923 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आगे चलते हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन।
तो देश में पोषण के स्तर में सुधार तथा कुपोषण जनित समस्याओं के समाधान हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 दिसंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। और इसका शुभारंभ जो है कब होता है? इसका शुभारंभ 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में किया गया था झुंझुनू में किया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो स्वीकृति 1 दिसंबर 2017 को, परंतु प्रारंभ कब से होता है? 8 मार्च 2018 को। इसका लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनेपन, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना है। रक्तलापता जो एनीमिया होती है, एनीमिया या खून की कमी के संदर्भ में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य। ठिगनेपन या अल्प विकास के मामलों को 38.4% से कम करके 2022 तक 25% तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। इसका प्रावधान जो है इस मिशन के तहत वर्ष 2017-18 में 315 जिले, फिर 2018-19 में 235 जिले तथा 2019-20 में शेष सभी जिलों को शामिल किया गया। 2017-18 से प्रारंभ होकर अगले 3 वर्षों की अवधि हेतु इस मिशन को 9,046.17 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया। ये बजट आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस मिशन की आवंटित राशि में 50% भारत सरकार के बजटीय समर्थन द्वारा, जबकि शेष 50% IBRD अथवा अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों से जुटाया जाना था। बजटीय समर्थन में केंद्र और राज्यों का योगदान सामान्य राज्यों के लिए 60 और 40 के अनुपात में, विशेष राज्यों के लिए 90 और 10 के अनुपात में विभाजित होना था। बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% सहायता केंद्र दी जानी थी। इस मिशन से 10 करोड़ से अधिक लोगों के लाभान्वित होने का अनुमान है। भारत में बाल संरक्षण एवं कल्याण संबंधित सर्वप्रमुख योजनाओं में समेकित बाल विकास सेवा है, जिसके तहत आंगनवाड़ी सेवा, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किशोरियों के लिए स्कीम, राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम और बाल संरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं। गंगा ग्राम परियोजना, तो गंगा ग्राम परियोजना का शुभारंभ जो है 23 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित गंगा ग्राम स्वच्छता मिशन में किया गया था। यह परियोजना नमामि गंगे के अंतर्गत आती है। इस परियोजना के तहत गंगा के किनारे स्थित 4,470 गांवों का स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास किया जाना प्रावधानित है। इसके तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, तालाबों एवं जल संसाधनों का पुनरुद्धार, जल संरक्षण परियोजनाएं, जैविक बागवानी एवं चिकित्सीय पौधों की कृषि को प्रोत्साहन संबंधी आदि कार्यक्रम संचालित हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय परियोजना की नोडल एजेंसी है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय इस परियोजना की नोडल एजेंसी है। गंगा ग्राम परियोजना की कब प्रारंभ की गई थी? दिसंबर 2017 में। संकल्प और स्ट्राइव योजनाओं के बारे में बात करें तो इसको स्वीकृति 11 अक्टूबर 2017 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा संकल्प और स्ट्राइव योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके संबंधित जो प्रावधान है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, संकल्प और स्ट्राइव योजनाएं विश्व बैंक द्वारा समर्थित हैं। सबसे पहले संकल्प की बात करें तो संकल्प का पूरा नाम है आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता, या इंग्लिश में कहें संकल्प का फुल फॉर्म स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन का संक्षिप्त रूप है संकल्प। वहीं स्ट्राइव का पूरा नाम क्या है हिंदी में? औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट का संक्षिप्त रूप है स्ट्राइव। दोनों योजनाएं बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास से संबंधित हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य संस्थागत सुधार और लंबी और छोटी अवधि के BET अर्थात व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिकता में सुधार करना है। आगे बात करते हैं दीनदयाल स्पर्श योजना। तो दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा द्वारा किया गया था, जो कि अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इसमें प्रावधान क्या था कि डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु एक छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ किया गया था। इसका पूर्ण रूप है जो स्पर्श का, वो ये है डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि और शोध कार्य के प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति। इंग्लिश में स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। यह कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों के लिए है। इसके तहत प्रत्येक कक्षा मतलब 6, 7, 8, 9 में से 10 छात्रों का चयन किया जाएगा और उन्हें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक महीने 500 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अगला है साथी पहल। इसका प्रारंभ जो है, साथी का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल एंड
एक्सेलरेट एडॉप्टेशन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो साथ ही जो है कपड़ा मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ध्यान रखिए इसमें दो मंत्रालय हैं, कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय। इस पहल का कार्यान्वयन अखिल भारतीय आधार पर संयुक्त रूप से ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और कपड़ा आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। इस पहल हेतु 24 अक्टूबर 2017 को समझौता किया गया था। इसका प्रावधान क्या है? इस पहल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL द्वारा थोक मात्रा में ऊर्जा दक्ष पावर लूम, मोटर एवं रिपेयर किट की मशीनें खरीद कर उन्हें लघु एवं मध्यम पावर लूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम लागत के प्रदान किया जाएगा। पावर लूम धारकों द्वारा इसे 4 से 5 वर्षों में किस्तों में इन मशीनों का पुनर्भुगतान EESL अर्थात ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड को किया जाएगा। इससे पावर लूम उद्योग की ऊर्जा दक्षता तथा उत्पादकता दोनों बढ़ेगी। आगे बात करते हैं संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के बारे में। तो 13 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। योजना के तहत प्रत्येक जिले से कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हो को चिन्हित कर उस गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित करना है। इसके अंतर्गत सभी सांसद आदर्श ग्रामों को जो ग्राम है उनको भी समेकित करना है। सौभाग्य योजना की बात करें तो 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे शॉर्ट में सौभाग्य कहते हैं, का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना है। इसमें प्रावधान क्या है? योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इस परियोजना हेतु कितना परिव्यय निर्धारित, इसको छोड़ दीजिए। इस योजना के तहत 3 करोड़ गैर विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था। योजना का परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड REC द्वारा किया जाना था। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। तो यह योजना 1 जनवरी 2017 से प्रभावी होती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे को, ध्यान रखिएगा, प्रथम बच्चे को जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपये नगद प्रदान किए जाने थे। ये 5,000 रुपये 3 किस्तों में, पहली किस्त आपकी जो है 1,000 की वो गर्भावस्था के पंजीकरण के समय, दूसरी 2,000 रुपये की दूसरी किस्त जो है गर्भावस्था के 6 माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद, और तीसरा 2,000 रुपये की तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण होने तथा उसके टीकाकरण चक्र शुरू होने पर। इस योजना में केंद्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित कर्मचारी जो ये महिलाएं हैं वो शामिल नहीं थीं। वर्तमान में इस योजना का विस्तार करके 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान किया जा रहा है, किंतु यह लाभ दूसरे बच्चे के बालिका होने पर ही प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली में की गई। इसका प्रावधान क्या था कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक पेंशन योजना। इस योजना को 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के संचालक का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का है। माँ कार्यक्रम, माँ मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, जिसका फुल फॉर्म है माँ का मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। इसका शुभारंभ 5 अगस्त 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका लक्ष्य स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों, विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना तथा स्तनपान को बढ़ावा देना है। इसके वित्तीयन की बात करें तो मंत्रालय द्वारा 30 करोड़ रुपए का आवंटन, प्रत्येक जिले के लिए 4,30,000 रुपये का आवंटन किया गया। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो 13 जनवरी 2016 को यह घोषणा होती है और प्रारंभ जो है खरीफ वर्ष 2016 से ये प्रभावी होता है। इसका लक्ष्य क्या रहा? प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना। फसल कवरेज में इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि की बात करें
तो खरीफ की फसल पर 2%, खरीफ की फसल में आपका धान या चावल आता है। रबी पर 1.5%, रबी में गेहूं आता है। और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5%। प्रीमियम राशि, बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति दोनों में से जो कम हो का निर्दिष्ट प्रतिशत होगा। फसल बीमा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 13,625 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बात करें तो ये 1 जुलाई 2015 को अनुमोदन हुआ इसका। इस योजना में 3 जो पहले की योजनाएं थी उनको सम्मिलित किया गया। कौन कौन सी? पहली त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, दूसरा समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, तीसरा खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया है। इसमें ये 3 योजनाएं इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मिलाया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन। इसका कार्यान्वयन कौन करता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी एवं निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक अंतर मंत्रालयीय राष्ट्रीय संचालन समिति NSC द्वारा की जाती है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री सदस्य हैं। सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री सदस्य हैं इसके। और अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। राज्यों के कृषि विभाग इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होंगे। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10,787 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बात करें तो 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा भी दिया। इसका लक्ष्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, जिससे संपोषणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना तथा ये कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किए जाएंगे। यह योजना कृषि एवं सहकारिता विभाग की देखरेख में भारत के सभी राज्यों के सहित प्रदेशों में लागू की गई। मेक इन इंडिया योजना के बारे में बात करें तो 25 सितंबर 2014 को इसको प्रारंभ किया गया। 25 सितंबर 2014 को, जिस साल मोदी गवर्नमेंट पहली बार बनी थी। विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना इसका लक्ष्य है। इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना तथा इस क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना इसका लक्ष्य रहा है। अगला है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते। 16 अक्टूबर 2014 को यह योजना प्रारंभ की गई। इसका लक्ष्य श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिवेश बनाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजनाएं कौन कौन सी? समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना तथा पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल की गई है। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो 25 जून 2015 को ये प्रारंभ होता है। इसका उद्घाटन 25 जून 2016 को पुणे में होता है। कार्यान्वयन 25 जून 2016 से शुरू होता है। इसका लक्ष्य शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास कर नागरिकों को सब एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के साथ एक स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना। सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटीज वितरित किए जाने का लक्ष्य है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के 13 हैं, इसमें शामिल किए गए हैं। और वहीं तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है जहाँ पे 12 हैं। तो वित्तीयन की बात करें तो केंद्र द्वारा प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए और इतनी ही राशि का योगदान राज्य के द्वारा किया जाना था। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन की बात करें तो 25 जून 2015 को नई दिल्ली में इसको प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य क्या था? 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्रमुख क्षेत्र से क्या है? जलापूर्ति, सीवरेज सुविधा एवं सेप्टेज प्रबंधन, बाढ़ को कम करने हेतु वर्षा जल का प्रबंधन, पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं तथा पार्किंग स्थल, बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों तथा मनोरंजन केंद्रों का निर्माण एवं उन्नयन, जिससे शहरों की भव्यता बढ़े। तो ये सारी सुविधाएं दी जानी है। तो इसमें वित्तीयन जो था 2015-16 से 5 वर्ष के लिए कुल परिव्यय 50,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। स्टैंड अप इंडिया की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले ही शुरुआत में बात कर चुके हैं।
जिसके 7 साल अभी पूरे हुए हैं। देखिए 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा हुई थी, परंतु ये लागू कब से होता है, शुभारंभ कब से होता है, 5 अप्रैल 2016 से। तो अभी 5 अप्रैल 2023 को ये 7 वर्ष हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा से इसका शुभारंभ हुआ था। लक्ष्य क्या है, संस्थागत साख संरचना तक अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना। सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति जनजाति तथा एक महिला ऋण ग्रहियों को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध कराना। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिडबी द्वारा पुनर्वित्त पोषण किया जाएगा। और नेशनल क्रेडिट गारंटी, एक सेकेंड, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड NCGTS 5,000 करोड़ रुपए के कोष के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी तंत्र बनाएगा। अगला है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। तो 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर, तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस होता है, के अवसर पर इसको प्रारंभ किया गया। आगामी 4 वर्षों 2016 से लेकर 2020 के लिए, तो आगामी 4 वर्षों के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का इसका लक्ष्य रखा गया था। योजना में श्रम बाजार में नव प्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान है। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा चरण शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना अंतर्गत कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रारंभ किया गया। लक्ष्य लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना। प्रारंभ में इसे देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था, जिसके तहत एक वर्ष में जन्म लिंगानुपात में 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में इस योजना का विस्तार भारत के समस्त जिलों तक किया जा चुका है। यह 3 मंत्रालयों, कौन कौन से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा तीसरा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो यह 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रारंभ हुआ। लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन LPG उपलब्ध कराना। इसका आदर्श वाक्य रहा है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। योजना के अंतर्गत 3 वर्षों 2016 से 19 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बजट 2018-19 में संशोधित कर 8 करोड़ कर दिया गया। यह योजना BPL परिवारों के लिए प्रत्येक LPG कनेक्शन पर 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। पहले चरण का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के बलिया से, दूसरे चरण का उत्तर प्रदेश के महोबा से। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। देखिए ये योजना जो है आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से 1999 में प्रारंभ की गई थी, और जिसे बाद में 3 जून 2011 को इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में कर दिया गया, और वर्तमान में इसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। इसका लक्ष्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार के माध्यम से गरीबों की आजीविका में सतत सुधार करना है। इसमें प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत लाना। योजना के तहत लगभग 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार का लक्ष्य रखा गया है। इसके वित्तीयन की बात करें तो केंद्र और राज्यों द्वारा 75 और 25 के अनुपात में, जबकि सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात 90 और 10 का है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र के द्वारा फंड दिया जाना था। आगे बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया। एक था स्टैंडअप, ये है स्टार्टअप इंडिया के बारे में। देखिए 15 अगस्त 2015 को घोषणा की गई, जबकि 16 जनवरी 2016 को इसको प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है, नवोन्मेष को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत हेतु तो अनुकूल वातावरण का सृजन करना। इसके लिए अर्हता क्या है, योग्यता, पहला कंपनी का गठन अथवा पंजीकरण भारत में होना चाहिए। दूसरा, संस्था के पंजीकरण या निगमीकरण की तिथि से 7 वर्ष
जबकि बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र हेतु यह 10 वर्ष तक तक ध्यातव्य है कि यह पहले जो है जो 7 वर्ष, ये पहले 5 वर्ष था, अब इसे 7 वर्ष कर दिया गया और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र हेतु 10 वर्ष। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार या जो टर्नओवर वो 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। तीन ही है। तो देखिए, वह प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं के नव प्रवर्तन, विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्य कर रहा हो, या इसमें बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन अथवा परिसंपत्ति सृजन का सामर्थ्य विद्यमान हो, तो ऐसे जो कंपनियां हैं उनके लिए प्रारंभ किया गया। नव प्रवर्तन आधारित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना की गई। इस फंड का प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जाता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया है। आगे बात करते हैं ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, या जिसे शॉर्ट में ई नाम कहते हैं। तो यह 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम का शुभारंभ किया गया। ई नाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसका लक्ष्य वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों APMC की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास करना। कितने लोग इसको पंजीकृत हो चुके हैं ये आंकड़े जरूरी नहीं है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य इसके तहत रखा गया था, मतलब ये इसको इसके माध्यम से इसमें सपोर्ट मिलता। इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है? देखिए, कार्यान्वयन एजेंसी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC। अगला है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। 23 सितंबर 2023 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का शुभारंभ किया गया। देखिए, ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के नाम से ये 1997 में प्रारंभ किया गया था। फिर बाद में इसका नाम जो है क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, और वर्तमान में इसका नाम क्या है? परिवर्तित करके दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार तथा कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर शहरी गरीबी एवं उसकी सुविधता उपेक्षिता को दूर करना, शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय प्रदान करना। 20 फरवरी 2016 को सरकार ने देश के सभी सांविधिक शहरी स्थानीय निकायों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है। वित्तीयन की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में वित्तीयन की साझेदारी केंद्र तथा राज्यों के मध्य 75 और 25 के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों में यह अनुपात 90 और 10 में होगा। 90 और 10 के अनुपात में। इस मिशन में कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार के तहत प्रत्येक शहरी गरीब के प्रशिक्षण पर 15,000 रुपये व्यय किए जाते हैं, जबकि पूर्वोत्तर एवं जम्मू कश्मीर में इस पर 18,000 रुपये तक व्यय किए जाते हैं। इस मिशन का कार्यान्वयन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात करें तो इसका प्रारंभ 25 जून 2015 को हुआ। 25 जून 2015 को। वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रहा है। यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी 4,041 सांविधिक कस्बों को कवर करेगी, और यह योजना 3 चरणों में प्रारंभ की गई, और इस योजना का 31 दिसंबर 2024 तक विस्तार कर दिया गया। इसका पहला लक्ष्य क्या था? 2022 तक, इसको विस्तार करके 31 दिसंबर 2024 कर दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें तो इसका प्रारंभ 20 नवंबर 2016 को हुआ था। ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पहले प्रारंभ होती है 25 जून 2015 को, जबकि उसके 1 साल के बाद से ज़्यादा के बाद जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ होती है 20 नवंबर 2016 को। इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास। वित्तीय क्या है? वित्तीयन मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई 1.2 लाख रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपए की सहायता। लाभान्वितों के पहचान हेतु सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 का उपयोग किया जाएगा। लाभान्वित को 70,000 रुपये तक ऋण लेने की सुविधा दी गई। मकान में मौजूदा 20 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को बढ़ा करके अब इसे 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। वित्तीयन की बात करें फंडिंग की, तो मैदानी क्षेत्रों में केंद्र और राज्यों के मध्य जो इनका शेयर है वो 60 और 40 का है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 90 और 10 का है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु बजट में
मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना दोनों के लिए बजट 2023-24 में 69,590 नहीं सॉरी 79,590 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं या किया गया है। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। तो ये 21 फरवरी 2016 को प्रारंभ किया गया। पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास, जिन्हें रूरबन क्लस्टर नाम दिया गया है, इसका लक्ष्य रहा है। राज्य सरकारों द्वारा ऐसे ग्राम पंचायतों के समूह का चयन किया जाएगा जिनकी जनसंख्या मैदानी तथा तटीय भागों में 25 से 50,000 एवं रेगिस्तानी, पहाड़ी, द्वीपीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5 से 15,000 तक हो। वित्तीयन की बात करें तो 2022-23 से 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आगे बात करते हैं उदय योजना या उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के बारे में। तो 20 नवंबर 2015 को इसको प्रारंभ किया गया। लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियों जो डिस्कॉम है का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान। कार्यान्वयन ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। झारखंड इस योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में। लक्ष्य वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन करना। घटक कौन से हैं इसमें? वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं तथा जैसे कि बचत बैंक खाता, शाख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता। वित्तीय जागरूकता का संवर्धन एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबद्ध करना। रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना इसके घटक में शामिल है। योजना के तहत जो उपलब्धि है 10 अगस्त 2022 तक कुल 46.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 55.59% जो है खाते वो महिलाओं के हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? धनहीन को धन प्रदान करना। धनहीन को धन प्रदान करना, फंडिंग द अनफंडेड। आगे देखते हैं पिरामिड के निम्नतम स्तर के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम एवं वैश्विक स्तर के एकीकृत वित्तीय सहायता सेवा प्रदान करना। सुविधा क्या है? योजना के अंतर्गत सूक्ष्म संस्थाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला शिशु उद्योग जिसमें 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। दूसरा है किशोर, तीसरा है तरुण। तो किशोर के तहत 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक, तरुण के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक। 24 मार्च इसमें कितने वो हुए आंकड़े छोड़ दीजिए आप। देखिए कुल ऋणों में से लगभग 69% ऋण महिला उद्यमियों के लिए स्वीकृत किए गए और 51% ऋण जो है SC, ST, OBC श्रेणियों के कर्जदाताओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये आंकड़ा पुराना हो गया। अटल पेंशन योजना की बात करें तो यह भी 2015 में प्रारंभ हुआ था। 1 जून 2015 को पूर्व की जो स्वावलंबन योजना थी उसी स्वावलंबन योजना का विलय करके अटल पेंशन योजना लाई गई। इसका लक्ष्य क्या है? निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इसमें अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1,000 से 5,000 के बीच पेंशन का प्रावधान किया गया है। और पात्रता क्या है? 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक 18 से 40 वर्ष। अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि जो है वो 20 वर्ष। आप 20 वर्ष तक जब इसमें अंशदान करें तभी आपको 60 साल के बाद जो है 1,000 से 5,000 के बीच पेंशन मिलेगा। 5 वर्षों तक अंशदान का 50% या 5 वर्षों तक अंशदान का 50% या 1,000 रुपये प्रतिवर्ष जो भी कम हो का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। 27 अप्रैल 2022 तक 4 करोड़ से अधिक व्यक्ति इस योजना में सदस्यता प्राप्त कर चुके हैं। ये आंकड़ा आपको याद नहीं रखना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यह प्रारंभ होता है 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को। तो देखिए कहाँ से? कोलकाता से। इसका लक्ष्य सभी भारतीय विशेषकर गरीब और कमजोर तबकों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करना। योजना की अवधि 1 वर्ष 1 जून से लेकर 31 मई। पात्रता इसके लिए क्या है? 18 से 70 वर्ष की आयु। ध्यान रखिएगा अटल पेंशन योजना में 18 से 40 है, यहाँ पर 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक पात्र होंगे।
प्रीमियम राशि पहले 12 रुपये थी, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ा करके 20 रुपये कर दिया गया है। इसमें दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपये और आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपये मिलते हैं। 27 अप्रैल, ये छोड़ दीजिए, कितने आंकड़ों की जरूरत नहीं है। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना दोनों एक ही तारीख 9 मई 2015 को ही प्रारंभ होते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य है। पात्रता इसमें क्या है, 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति। तो ध्यान रखिएगा, अटल पेंशन योजना में 18 से 40 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 है और जीवन ज्योति योजना में आपका 18 से 50 है। आप इसको थोड़ा ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सुरक्षा आपको हमेशा चाहिए, तो मतलब हमेशा मतलब 70 वर्ष, और जीवन ज्योति आंखों की रोशनी अच्छी कब तक रहेगी, 50 वर्ष। तो इस तरीके से आप रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं, वरना ये चीज़ें भूल जाती हैं। तो देखिए, पात्रता जो है 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति। इसमें प्रीमियम राशि 330 रुपये था, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ा करके 436 रुपये कर दिया गया है। जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये है। आगे बढ़ते हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। तो 2 अक्टूबर 2014 को इसको प्रारंभ किया गया। गांधी जी की 150वीं जयंती, जो कि 2 अक्टूबर 2019 थी, इस तक इसको तक ये लक्ष्य था कि संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है, गांधी जी की 150वीं जयंती तक। इसमें 2023-24 में इस अभियान हेतु 5,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्तीयन जो है वो 75 और 25 के अनुपात में, जबकि पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु यह अनुपात जो है 90 और 10 का अनुपात है। यहाँ ध्यान तो ये आपको ये सारी योजनाएं हमने यहाँ पर देखी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।